हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग मुस्लिम लॉ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये आपके यूजीसी नेट लॉ एग्जामिनेशन में, जुडिशरी में, एलएलबी, एलएलएम, जो भी लॉ एग्जाम में मुस्लिम लॉ आ रहा है, आपकी सब में हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिस पेपर्स में जिस तरह से सवाल बनते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं और मैं आपको इनके सही जवाब दूंगी और एक्सप्लेनेशन के साथ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाला है। लास्ट तक इसको समझिएगा, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से कि हमें सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पता होने चाहिए, प्राइमरी सोर्सेज एंड कस्टमरी सोर्सेज। तो पता है आप लोगों को प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी सोर्स कौन कौन से होते हैं? कुरान, सुन्नत या सुन्ना, हदीस, इज्मा एंड कियास। तो इसमें से देखो कियास भी मेंशन है, सुन्ना भी मेंशन है, इज्मा भी मेंशन है, लेकिन इस्तेहसन गाइस प्राइमरी सोर्स नहीं है मुस्लिम लॉ का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, इस्तेहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ मुता मैरिज इज प्राइमरी रिकॉग्नाइज बाय विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुता मैरिज से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, प्रीवियस ईयर में आप देख लेना। तो देखो, मुता मैरिज जो है एक टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ मैरिज है जो कि रिकॉग्नाइज की गई है ओनली एंड ओनली बाय शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एंड शिया स्कूल में भी एक सबसेक्ट है इतना अशरिया जो कि इस मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी सुन्नी स्कूल्स के कोई भी सब स्कूल्स इस मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a marriage, a nikah under Muslim law is recognized as, so under Muslim law nikah is essentially viewed as a civil contract. ठीक है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर विच इज फिक्स्ड अंडर हनफी लॉ। तो गाइज ये भी आपको याद रखना है। देखो, डावर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अमाउंट ऑफ डावर में आपको पता होना चाहिए हनफीज कितना डावर लेते हैं, शाफीज कितना लेते हैं, मालिकीज कितना लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइज हनफी लॉ के अकॉर्डिंग द अमाउंट फिक्स, द मिनिमम अमाउंट फिक्स इज 10 दिरहम्स। ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर जो है वो डिसाइड किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं मालिकी स्कूल्स का, तो मालिकी स्कूल्स में 3 दिरहम्स है मिनिमम। ठीक है, और बाकी स्कूल जैसे शाफाई में कोई मिनिमम नहीं है। ऑन दी अदर हैंड शियाज में मिनिमम कुछ नहीं होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर, बट मैक्सिमम अमाउंट उन्होंने फिक्स किया है शियाज ने 500 दिरहम्स। फिलहाल आप याद रखना हनफी स्कूल का मिनिमम अमाउंट है 10 दिरहम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैज प्राइमरी राइट टू द कस्टडी ऑफ अ माइनर बॉय अंडर हनफी लॉ आफ्टर मदर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखो, हनफी लॉ के अकॉर्डिंग जो माइनर चाइल्ड है दैट इज मेल टिल 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल तक का जो माइनर बॉय है उसकी कस्टडी माँ के पास रहती है। और फीमेल चाइल्ड की बात करें तो अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी वो जो फीमेल चाइल्ड है वो माँ के पास रहती है। एंड अगर उसकी जो मदर है वो फेल हो जाती हैं उसका ध्यान रखने में, वो कस्टडी के राइट को अटेन करने में या उसको फॉलो अप करने में, तो फिर वो जो राइट है वो पास ऑन होता है पहले टू द मदर्स मदर, यानी कि नानी के पास। अगर नानी नहीं संभाल पा रही हैं तो दादी के पास, वो नहीं है तो फुल सिस्टर के पास, यूट्राइन सिस्टर के पास, कंजेंगुइन सिस्टर के पास। एंड इफ दे फेल, अगर ये सब फीमेल रिलेशंस फेल हो जाते हैं, देन दिस कस्टडी कम्स टू द फादर। ठीक है, उसके बाद फादर के पास आती है, देन टू द पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड फुल ब्रदर। अगर फादर इसमें आप ये बात याद रखना है, जो फादर की कस्टडी है दैट कम्स आफ्टर द मदर्स कस्टडी इन कंटेक्स्ट ऑफ माइनर चाइल्ड। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू तलाक। द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ तलाक इज रिवोकेबल। कौन सा तलाक ऐसा है जिसे रिवोक किया जा सकता है? सो गाइज, तलाक अहसन ऐसा है विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रॉपर एंड रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ तुहुर which is followed by abstinence from sexual intercourse during the iddat period, allowing for revocation before iddat expires. ऑन द अदर हैंड हम बात करें तलाकुल बेन की, तलाकुल बिद्दत की, तो ये इरिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक होते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली।
So arrange the following grounds for dissolution of marriage in chronological order as stated in the Dissolution of Muslim Marriage Act. तो आप इस एक्ट को तो बड़े अच्छे से तैयार कर लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक्ट है, ठीक है, उसके सभी प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए. तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में ग्राउंड्स दिए हैं मैरिज डिसोल्यूशन के, यानी कि डाइवोर्स के. तो हमें इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाना है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 के 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है. तो अब हमें नहीं पता तो हम नहीं कर पाएंगे ऑप्शन, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, है ना. तो इसमें जो पॉइंट नंबर ए है, हस्बैंड हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस फॉर 2 years, दैट इज इन क्लॉज 2. हस्बैंड हैज़ बीन इंसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, दैट इज इन ऑप्शन 3, क्लॉज 3. देन हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, वो क्लॉज 5 में है. एंड जो डी एंड ई है, टॉकिंग अबाउट हस्बैंड अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ एंड हस्बैंड एसोसिएट्स विद अ वुमन ऑफ इल रेप्यूट, ये दोनों क्रूअल्टी में कवर होते हैं, विच इज मेंशन इन क्लॉज 8. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ है, देखो ए बी सी डी ई, है ना, करेक्ट. सो 1 इज द राइट आंसर. तो ये आप याद रख लो. अब इससे आपको पता चलना चाहिए दैट आपको इस सेक्शन के क्लॉजेस जो हैं वो सीरीज में सीक्वेंस में याद रखने हैं. ओके, 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर फासिद मैरिज अंडर सुन्नी लॉ. तो फासिद मैरिज यानी कि इरेगुलर मैरिज, और वी ऑल्सो कॉल इट इनवैलिड मैरिज. तो इसमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है फासिद मैरिज का. देखो, फासिद मैरिज के ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं. अगर मैरिज बिना विटनेस के की जाए, अगर मैरिज 5th वाइफ के साथ की जाए, अगर मैरिज इद्दत के दौरान की जाए, अगर मैरिज हज के दौरान की जाए, अगर मैरिज फायर वर्शिपर के साथ की जाए, अगर मैरिज अनलॉफुल कंजंक्शन में की जाए, है ना, या फिर अगर किसी अनऑथराइज पर्सन जैसे कि नॉट बाय काजी के द्वारा कराई जाए, तो वो सब मैरिज इरेगुलर मानी जाती हैं. तो जितने मैंने बताया उसमें से 5th वुमन भी कवर हो रहा है, अनलॉफुल कंजुगेशन भी कवर हो रहा है, ड्यूरिंग इद्दत भी कवर हो रहा है. लेकिन दोस्तों, मैरिज इन वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ फॉस्टरेज, ठीक है, जो रिजा के साथ के संबंध के साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि यानी कि चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 2 years इफ़ ही सकल्ड बाय अ वुमन अदर देन हिज ओन मदर, तो फिर अगर उस महिला के साथ विवाह किया जाता है तो वो एब्सोल्यूट रिलेशनशिप में माना जाता है, और वो जो मैरिज है वो एब्सोल्यूटली वॉइड होती है. तो वो फासिद नहीं है, वो वॉइड है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी. मैंने आपको सारी बातें इसीलिए बताई क्योंकि काइंड्स ऑफ मैरिज बड़े ध्यान से पढ़ना. वॉइड मैरिज कौन कौन से रिलेशनशिप में वॉइड होते हैं, फासिद मैरिज कौन कौन से ग्राउंड्स पर होते हैं, वॉइडेबल कौन कौन से ग्राउंड्स पर होते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है. और टर्म्स याद रखो, फासिद मतलब इरेगुलर मैरिज, बातिल मतलब वॉइड मैरिज, और सही मतलब वैलिड मैरिज, ठीक है. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन अपॉइंट अ गार्जियन एड लिटम फॉर अ माइनर इन अ लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है. तो गार्जियन एड लिटम का मतलब है गार्जियन फॉर द पर्पस ऑफ लिटिगेशन. तो लिटिगेशन का पर्पस के लिए जो गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं दैट इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. अगला सवाल है, हमें सोर्सेज दिए हैं मुस्लिम लॉ के, और हमें उन्हें उनकी प्रेफरेंस यानी कि जिसको जो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है उसके अकॉर्डिंग उसे सीक्वेंस में लगाना है. तो ये सभी प्राइमरी सोर्सेज हैं, उन्हें सीरीज में लगाओ. कैसे लगाओगे, सबसे पहले कुरान आता है, तो नंबर 1 हो गया कुरान. उसके बाद आपका सुन्ना आता है, पर सुन्ना इस लिस्ट में नहीं है. उसके बाद आपके हदीस आता है, तो नंबर 2 इज हदीस. उसके बाद इज्मा आता है, देन कियास आता है. तो ऑप्शन क्या हो गया, ए सी बी डी. सो दिस इज बी इज द राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी इन मुस्लिम लॉ. 11th question is, if a Muslim husband swears that he will not have sexual intercourse with wife for 4 months or more, it amounts to a form of divorce. कि अगर हस्बैंड ये कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूँगा, मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं ये कसम खाता हूँ, फॉर 4 और मोर मंथ्स, तो ये कौन सा डिवोर्स कहलाता है बताइए. तो ये कहलाता है द डिवोर्स ऑफ इला, ठीक है. इला है इसका जवाब, आप लोग याद रखना. Okay, 12th question is an assertion reasoning based question, जिसमें assertion is stating that a definition of meher, कि meher is a sum of money which the Muslim husband agrees to pay to the wife as a mark of respect for her for agreeing to marry him. Yes, it's an exact correct definition कि dowry एक sum of money है जो कि husband wife को pay करते हैं as a mark of respect for agreeing to marry her, ठीक है. रीजनिंग क्या दी है, दैट इफ नॉट पेड अर्लियर मेहर बिकम्स ड्यू ऑन डेथ ऑफ द हस्बैंड और द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स. यस, ये भी बिल्कुल ठीक है कि अगर पहले नहीं दी जाती है मेहर का अमाउंट तो फिर ये ड्यू हो जाता है ऑन द डेथ ऑफ अ हस्बैंड और एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, ठीक है. सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज राइट आंसर. Moving ahead, 13th question is the concept of lien is related to. तो guys, the concept of lien is related to divorce, ठीक है. ये एक
फॉर्म ऑफ जुडिशियल डिक्री है, ठीक है. लियन बेसिकली मीन्स अ म्यूचुअल इम्प्लीकेशन व्हेन हस्बैंड फॉल्सली अक्यूजेस वाइफ ऑफ अडल्ट्री, है ना. फिर उसके बाद क्या होता है, वाइफ सूज एंड ऑब्टेन द डिक्री ऑफ डाइवोर्स. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू द इद्दत पीरियड, ठीक है. पहला पॉइंट है इद्दत ऑफ विडोहुड इज 4 months and 10 days, तो ये सही है, हाँ ये सही है. नेक्स्ट इज period of iddat begins from the date when she comes to know of divorce and not from the date when the divorce is pronounced. Okay. C is if the marriage is irregular and consummated, the wife is under obligation to observe iddat. Yes, true. Next is if the wife observes husband iddat, husband is bound to maintain the wife during the period of iddat. Yes. D बिल्कुल ठीक है, C बिल्कुल ठीक है, हम कह रहे हैं A भी बिल्कुल ठीक है. फ्रेंड्स हम कह रहे हैं ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, ठीक है. एंड व्हाट इज ए स्टेटिंग इन केस ऑफ वाइफ इज प्रेग्नेंट, पीरियड ऑफ इद्दत एक्सटेंड टिल द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. यस, दैट्स ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ए, सी, डी, ई आर ट्रू एंड बी इज रॉन्ग, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमंग द मुस्लिम द सरीरी इज द स्टेज ऑफ, ठीक है. तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एज विच आर मेंशन एज पर द मुस्लिम लॉ. तो शरीरी इज द स्टेज विच इज above 7 years of age but below 15 years of age, ठीक है. सो एट दिस स्टेज द चाइल्ड कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज खयार और बुलूग लेटर, राइट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है when the boy or girl is above 7 years but below 15 years of age. Next question is what is iddat period for a woman whose marriage has been dissolved by talaq and who is not pregnant, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट नहीं है एंड जिनका डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, उनको कितने टाइम का इद्दत पीरियड फॉलो करना है. सो दैट वुमन हैज़ टू फॉलो 3 lunar months. 3 lunar months यानी कि शी मस्ट ऑब्जर्व 3 menstrual cycles, ठीक है, एंड देयर आफ्टर उनका इद्दत पीरियड कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ फस्क मीन्स, फस्क का कॉन्सेप्ट जो है दैट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री, ठीक है. सो फस्क मीन्स annulment of marriage by court due to the on the basis of the valid grounds, right. Next question is which of the following is an essential condition for a valid gift under Muslim law. Okay, so कुछ essential ingredients होते हैं valid gift के. There should be a declaration, there should be acceptance, there should be delivery of possession, ठीक है. All these 3 are the essentials for a gift. तो हम बोल रहे हैं इसमें से कौन सा essential ingredient है. ये पहला ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय डोनर. यस, ये होता है. डिलीवरी इज नॉट नेसेसरी, नो डिलीवरी इज नेसेसरी. गिफ्ट मस्ट बी ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी ओनली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. गिफ्ट टू अ माइनर इज वर्ड नहीं, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीगल कैपेसिटी टू मेक द विल इज नोन एज, सो दिस इज नोन एज अहलियत अल अदा, ठीक है. इट मीन्स द कैपेसिटी टू एक्ट, मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ मुस्लिम पर्सन टू मेक अ वैलिड डिस्पोजिशन. सो अहलियत अल अदा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. हमें मैच करना है मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट के सेक्शंस को, ठीक है. देखो सेक्शन 3 इज डीलिंग विद द स्टेटिंग दैट द तलाक इज वॉइड. सो दिस इज डी का 1, ठीक है. सेक्शन 4 डील्स विद द पनिशमेंट, सो ए का 3. देन सेक्शन 6 इज डीलिंग विद custody and section 7 is dealing with offenses to be cognizable, compoundable. तो क्या हो गया करेक्ट आंसर. ए का 3, बी का 2. विच वन इज देयर. ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1. ओके, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वक्फ का क्या मतलब है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. वक्फ मीन्स क्या है. इट्स अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, है ना. और इसके साथ साथ याद रखना दैट वंस वक्फ इज क्रिएटेड इट इज इरिवोकेबल and it is considered that the property vests in God, है ना. So A is the right answer. Next question is the doctrine of khiyar or bulugh is related to, so it is related to the concept of, it is related to the concept of option of puberty. So it's a right, basically it's a right of a minor which is married before puberty. So now the after attaining puberty that minor has an option to repudiate the marriage on attaining puberty. So this is khiyar or bulugh. Next question is which marriage is considered as batil यानी कि void marriage under Muslim law, ठीक है.
पहला है मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ कंजेंग्विनिटी, यस वेरी क्लियर, दिस इज अ वॉइड मैरिज. बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. मैरिज विदाउट अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड नहीं होगी. मैरिज विद अ फोर्थ वाइफ विदाउट द फर्स्ट थ्री वाइफ्स कंटेंट, नो इट्स नॉट वॉइड. मैरिज विद अ बुक गर्ल, दैट्स नॉट वॉइड. ए इज द राइट आंसर ओनली. ठीक है, such marriage is void ab initio and is not capable of being validated. Next question is, under Muslim law all and रद्द doctrines are related to. So all और रद्द जो doctrine है ये inheritance से जुड़ी हुई हैं. They deal with the adjustment of shares, ठीक है, when the sum of share is more or less than the unity. तो उसमें ये doctrines जो हैं वो अपना role play करती हैं in determining the right shares of the individuals. Next question is, the concept of मर्जुल मौत means. So मर्जुल मौत means gift made in the contemplation of death या डेथ बेड गिफ्ट. जब अपनी मृत्युशैया पर जब एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी किसको देनी है, सो दैट इज, या गिफ्ट किसको करना है, सो दैट वी कॉल मर्जुल मौत, है ना. तो एक मैगजिम भी रहती है इसमें, डोनेशियो मोर्टिस कॉजा, जो हम लोग प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं. ठीक है, causa. Next question is, which is not a legal consequence of apostasy by a Muslim husband. ठीक है, so first of all you need to know what is apostasy. So apostasy means when a Muslim person renounces religion of Islam. ठीक है, जब एक मुस्लिम व्यक्ति अपने इस्लाम धर्म को रिनाउंस कर देता है तब हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अपोस्टेसी. ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में अपोस्टेसी होने पर क्या अफेक्ट होंगे वो बताए हुए हैं. वो क्या क्या हैं? हस्बैंड, व्हेन हस्बैंड रिनाउंस इस्लाम, देन वो जो मैरिज है वो वहीं के वहीं डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है, वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में बताया है. सो क्या इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम. तो मैंने बोला मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो ये तो है ही है. आप इनहेरिटेंस राइट्स खो देते हो, आप गार्जियनशिप राइट्स खो देते हो, पर आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी फोरफीट हो जाती है. ये इसका लीगल कंसिक्वेंस नहीं है. ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, अपोस्टेसी डिसॉल्व मैरिज, इट रिमूव्स योर इनहेरिटेंस एंड गार्जियनशिप राइट बट प्रॉपर्टी इज नॉट फोरफीटेड बाय दिस एक्ट ऑफ अपोस्टेसी. Okay, next 27th question is, under the Muslim Women's Act of 1986 that deals with the protection of rights on divorce, a divorced woman shall be entitled to options पढ़ते हैं, a reasonable and fair provision and maintenance to be paid made and paid to her within the iddat period by her former husband. yes, ये right रहता है. दूसरा, maintenance of children by her former husband for a period of 3 years. yes, this is also there. उसके बाद get maintenance from her relatives even after her remarriage, ये provision नहीं mention है. उसके अलावा all the properties are given to her at any time only by her husband. this is also not there. He is talking about an equal amount to the sum of meher agreed to be paid to her at the time of marriage. yes, this is there. So correct option is A, B and E. B is the right answer. 28th question is, which of the following is not a school of Muslim law. तो आपको पता होने चाहिए सभी schools of Muslim law के नाम. ठीक है, तो यहाँ पे हनफी है, यस ये सुन्नी स्कूल है. मालिकी भी सुन्नी स्कूल है. हनबली भी सुन्नी स्कूल है. जायदा जो है वो कोई भी स्कूल नहीं है, जैदीज होते हैं और वो शिया स्कूल है. ठीक है, जायदा इज नॉट एनी स्कूल, सो देयरफॉर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर. ठीक है, मैंने आपको बता दिया जैदीज होते हैं और जैदीज शियाज में होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसेप्ट ऑफ शुफा दैट इज प्रीएम्प्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू. सो देखो शुफा का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता है, और इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी. सो एज पर ऑल दीज ऑप्शंस गाइस, शुफा जो है वो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, ये बात आप याद रखना. वो किस किस पे अप्लाई होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. दैट इट अप्लाइज ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन गिफ्ट पर अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, ये सब सेल की बात कर रहे हैं. एंड प्रीएम्प्शन इज डिस्कसिंग विद द कंसेप्ट ऑफ preferential right where the owner of a property repurchase the adjacent property which has been sold to somebody else, है ना. तो यहाँ पे गिफ्ट का कंसेप्ट जो है वो शुफा में अप्लाई नहीं होता है. नेक्स्ट 30th क्वेश्चन इज, हु कैन मेक irrevocable waqf. So who can make a Muslim of sound mind and who has attained the age of majority, यानी कि he must be competent, adult, sane and Muslim. So C is the right option. Question number 31 is assertion reasoning based. Assertion is stating that the concept of marzul maut, that is death bed gift, is treated differently from an ordinary gift. ठीक है. Reasoning is stating that
a deathbed gift takes effect only after donor's death and is limited to 1/3 of property after all the deaths and funeral expenses are paid. Guys, ये concept कहीं भी mention नहीं है कि gift आप सिर्फ 1/3 property का कर सकते हो. ये will में हम पढ़ते हैं 1/3 of property का जो limitation impose होता है, that is we discuss in will. लेकिन गिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो A is correct but R is wrong. A is true but R is false. Next question is the term मेहरे मुअज्जल refers to. So मेहरे मुअज्जल refers to deferred dower. ठीक है, ये वो dower है which is payable on the dissolution of marriage or on the death of husband. So its correct option is option number B, deferred dower. Next question is a marriage between a Muslim man and his wife's sister during the subsistence of first marriages. तो guys ऐसी marriage जो है वो फासिद माना जाता है, irregular माना जाता है. ठीक है, so remember that a man cannot marry two wives if they are related to the relation of consanguinity, fosterage और affinity. ठीक है, चाहे मतलब ब्लड रिलेशन हो, चाहे मैरिज का रिलेशन हो, चाहे फॉस्टरेज रिजा का रिलेशन हो. तो यहाँ पे ये जो मैरिज है ये इरेगुलर मानी जाएगी. ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट 34th क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द अप्लाइज व्हेन. तो ये हमने ऊपर ही पढ़ा था. ऑल और रद्द जो है वो इनहेरिटेंस के टाइम पे यूज़ होती हैं डॉक्ट्राइंस. तो हम इस रद्द डॉक्ट्राइन का कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज व्हेन द सम ऑफ शेयर्स आर लेस देन द यूनिटी. जब सम ऑफ शेयर्स जो है वो यूनिटी से कम होते हैं तब हम रद्द डॉक्ट्रिन का यूज़ करते हैं. ठीक है, हेयर शेयर्स आर प्रोपोर्शनली इंक्रीज सो दैट टोटल इक्वल्स टू 1. राइट, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ये सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं क्योंकि सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. ठीक है, बीट गिफ्ट, इनहेरिटेंस, विल, डावर, मैरिज, डाइवोर्स, यही सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है, इसके हर कंसेप्ट को आपको पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजनिंग बेस्ड. Assertion is stating that the right of shufa or preemption is a weak right in Muslim law. Okay, and yes, that's true. And reasoning is stating that it does not apply to gift, legacy or charitable endowment as it is a right related to the sale of immovable property. Yes, that's true. Both are correct. And R is the correct explanation of A. So D is the right answer. 36th question is the gift hiba must be. So it must be accompanied by, मतलब क्या क्या essential ingredients होते हैं. So I already told you in a previous question that it is accompanied by a declaration, acceptance and a delivery of a possession. ठीक है, without possession transfer hiba is incomplete. So its correct option is option number A. Next question, match the following. Okay, तो क्या है, लिस्ट 1 में हमें केसेस दिए हैं एंड लिस्ट 2 में हम बताना है कि किस केस में कौन सा प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था. तो शाहबानो का केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है, मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ. तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, राइट ऑफ अ डिवोर्स मुस्लिम वुमन टू मेंटेनेंस अंडर द सेक्शन 125 ऑफ CRPC. शायरा बानो ट्रिपल तलाक का जुड़ा हुआ केस है जिसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. सो इट इज़ 1. डेनियल लतीफ़ी का केस जो है इट इज़ रिलेटेड टू दैट. In this case, court upheld the constitutional validity of this 1986 का act. So C का 2. And सरला मुदगल case is important case जिसमें बाइगेमी का इशू रेज हुआ था एंड जिसमें the party urged for the implementation of the concept of uniform civil code. ठीक है, so it's A का 3, B का 1. A का 3, B का 1. Option number B is the right answer. ठीक है, चलिए 38th क्वेश्चन इज द इस्लामिक लॉ प्रोवाइड्स फॉर. तो इस्लामिक लॉ में कौन सा कंसेप्ट जो है वो वैलिड है या जिसको सही माना गया है. ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोल्ड पॉलीगेमी. याद रखना. ठीक है, अ मुस्लिम, इसका मतलब है अ मुस्लिम कैन मैरी अप टू 4 वाइफ विद इक्वल ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशन. ही कैन मैरी अप टू 4 वाइफ्स. ये है कंट्रोल्ड पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, ओके. 39th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर मुस्लिम लॉ. ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कि इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है. पहला, इन अ गिफ्ट ट्रांजेक्शन डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नेसेसरी, इन अ विल इट इज नॉट रिक्वायर्ड. येस, दिस इज ट्रू. जो गिफ्ट का ट्रांजेक्शन होता है उसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी रहता है, जबकि विल में ये एक असेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है. ठीक है, तो ये ठीक है, इसका मतलब ये तो अभी ऑप्शन में नहीं है. दूसरा है द डॉक्ट्रिन ऑफ मुशा इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डिस्पोजिशन बाय विल. देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ मुशा है ये गिफ्ट में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि हिबा के टॉपिक में हम पढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन अ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ मुशा का, ये स्पेसिफिकली गिफ्ट में अप्लाई होता है, इट डज नॉट अप्लाई टू विल्स. तो यहाँ बोल रहे हैं जबकि कि डॉक्ट्रिन ऑफ मुशा जो है वो विल पर भी अप्लाई होता है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया है. ऑल्दो हमारा आंसर हम मिल गया, पर हम सी और डी भी पढ़ लेते हैं. सी स्टेटिंग दैट राइट ऑफ डोनर टू अ गिफ्ट इज अनरिस्ट्रिक्टेड.
बट राइट ऑफ मेकिंग अ बिक्वेस्ट इज लिमिटेड इन 2 ways. ये बात बिल्कुल सही है कि जो डोनर का राइट होता है ये अनरेस्ट्रिक्टेड है, जबकि बिक्वेस्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती है. ऑन द अदर हैंड, डी स्टेटिंग दैट आफ्टर कंप्लीशन अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड अनलेस बाय अ फॉर्मल डिक्री ऑफ कोर्ट. अ विल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बी इज द राइट आंसर हियर. ठीक है, याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा इज रिलेटेड टू गिफ्ट. 40th क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. ठीक है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. असर्शन क्या कह रहा है? दैट इन सुन्नी लॉ अ मैरिज विद अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट बाय हर एक्स हस्बैंड इज इरेगुलर मैरिज. तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुन्नी लॉ में अगर कोई व्यक्ति एक प्रेग्नेंट वुमन के साथ शादी करता है, उस प्रेग्नेंट बाय हर एक्स हस्बैंड, वो फासिद होगी. ठीक है, वो इरेगुलर मैरिज मानी जाएगी. रीजनिंग इज द इरेगुलर मैरिज कैन बी मेड वैलिड बाय द रिमूवल ऑफ द इम्पेडिमेंट. ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वंस ये जनरल स्टेटमेंट है अबाउट द इरेगुलर मैरिज दैट जो भी इम्पेडिमेंट है, जो इद्दत का जो पीरियड उनको फॉलो करना है वुमन को, जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगा आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, देन दैट मैरिज विल बिकम वैलिड. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए इज द राइट ऑप्शन हियर. 41st इज अंडर मुस्लिम लॉ द कंसेप्ट ऑफ मुतावली इज रिलेटेड टू. तो मुतावली का कंसेप्ट हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं. तो मुतावली इज द मैनेजर और द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी. तो वो ओनर नहीं होता प्रॉपर्टी का, बट ही इज अपॉइंटेड टू एडमिनिस्टर द ट्रस्ट. राइट. नेक्स्ट 42nd इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इसमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है? पहला कह रहे हैं नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. यस, इन मुस्लिम लॉ देयर इज नो डिस्टिंक्शन. इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहता है. और पढ़ लेते हैं इक्वल शेयर फॉर ऑल ईयर्स. नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया जो कि हम इनहेरिटेंस के टॉपिक में पढ़ते हैं. देन डिस इनहेरिटेंस ऑफ पर्सन्स कैन बी डन एट विल. डिस इनहेरिटेंस नहीं, डिस इनहेरिटेंस का टॉपिक तो हमने कहीं नहीं पढ़ा. देन प्राइमोजेनिटर नहीं. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट, एंड अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट हियर. 43rd क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ द मैरिज विद अ वुमन हुज हस्बैंड इज अलाइव इज. एक ऐसी महिला के साथ शादी करना जिसका हस्बैंड अभी भी अलाइव है. तो ऐसी मैरिज क्या है? देखो, ऐसी मैरिज है वॉइड अब इनिशियो. ऐसी मैरिज है बातिल. सो ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 44th इज विद रिस्पेक्ट टू मुता मैरिज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ओके, तो मुता मैरिज के कंसेप्ट देखो, मैंने कई सारे क्वेश्चंस इसी में कवर कर लिए. एंड जेन्युइनली PYQs आप उठा के देखो, मुता मैरिज इज रिपीटेडली आस्क्ड. ठीक है, एक बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है यूजीसी का. चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं कि हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, इट्स सेइंग दैट स्पाउसेस हैव नो राइट ऑफ म्यूचुअल इनहेरिटेंस इवन इफ द स्पाउसेस डाई व्हेन इफ द मुता इज सब्सिस्टिंग. यस, ये बात आप पढ़ना. मुता मैरिज में इनहेरिटेंस का राइट नहीं होता है टू आइदर स्पाउस. ठीक है, ये बात करेक्ट है. दूसरा, द हस्बैंड हैज नो राइट ऑफ तलाक दो द पार्टीज आर फ्री टू टर्मिनेट. ये भी बिल्कुल सही बात है. एंड थर्ड इज स्टेटिंग दैट द चिल्ड्रन ऑफ मुता मैरिज आर इलेजिटिमेट. नहीं, चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट. तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. सो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी. राइट. ओके, 45th क्वेश्चन इज अ divorce pronounced by husband during wife's menstrual period is considered as. अगर वाइफ के मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान अगर डाइवोर्स प्रोनाउंस किया जा रहा है तो वो इरेगुलर तलाक माना जाता है. ठीक है, विच वी कंसिडर एज तलाकुल बिद्दत इररिवोकेबल. बट इफ द ट्रिपल तलाक हैज बीन, बट नाउ ट्रिपल तलाक हैज बीन बैंड दो. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इरेगुलर तलाक. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर क्वेश्चन इज 46. गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी मुशा इस कॉन्सेप्ट. तो बोल रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है मुशा का वो किसमें, मतलब किसने इसको वैलिड कंसिडर किया हुआ है. तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिया. देखो, मुशा का जो कंसेप्ट है इट इज इरेगुलर, दैट इज फासिद इन हनफी लॉज, हनफी स्कूल्स, दो इट इज वैलिड अंडर शिया. शियाज एंड शाफाइज एंड मालिकीज, इनमें ये वैलिड है. तो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ, क्योंकि हनफी सब में आ रहा है और हनफी में वो इरेगुलर है. सो डी इज द राइट आंसर. रिमेंबर दिस. Now question number 47, we are very near to the end. A Muslim can dispose of his property by will. It is limited to. तो बताइए कि एक मुस्लिम मैन जो है, एक मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी जो डिस्पोज करता है बाय विल, तो एक लिमिटेशन है कि वो कितनी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है. सो द लिमिटेशन इज ऑफ 1/3. 1/3 ऑफ द नेट एस्टेट आफ्टर द डेट्स एंड आफ्टर द फ्यूनरल एक्सपेंसेस आप डिस्पोज कर सकते हो. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी. 48th क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ वक्फ अल औलाद. Al awlad means a waqf created for the benefit of, so it means the waqf created for the benefit of donor's family and the descendants. ठीक है. Okay, next question is a match the following.
इसमें हमें कुछ टर्म्स दिए हैं क्योंकि उर्दू भाषा में मेंशन है और मे बी अरेबिक, और हमें उनके मीनिंग बताने हैं, ठीक है। फासिद मैरिज का क्या मतलब होता है? फासिद मैरिज का इतना पढ़ लिया, इरेगुलर मैरिज है। मुतावली कौन है? मुतावली इज द मैनेजर ऑफ अ वक्फ प्रॉपर्टी। ऑल और रद्द क्या है? ऑल और रद्द जो है वो डॉक्ट्रीन्स हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई, टू एडजस्ट द शेयर्स। एंड मेहर मुअज्जल क्या है? दिस इज प्रॉम्प्ट डाउर। ओके, वेरी सिंपल। तो क्या हो गए? ए का 4, बी का 1, C का 2. Okay, C is the right answer here. And the last question of today's video session is, according to section 4 of Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, apostasy from Islam of a Muslim wife, कि अगर एक मुस्लिम वाइफ जो है वो इस्लाम को त्याग दिया, अपोस्टेसी हमने ऊपर ही पढ़ा था क्वेश्चन में, अगर वो त्याग देती है अपने धर्म को, अपने इस्लाम के रिलीजन को, एंड शी कन्वर्ट्स टू सम अनदर फेथ, है ना, शी रिनाउंस इस्लाम, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? तो कहते हैं कि इट विल नॉट इप्सो फैक्टो डिसॉल्व हर मैरिज, ठीक है। सेक्शन 4 कहता है कि वो तुरंत उसका मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं कर देगा। नाउ शी मस्ट सीक अ जुडिशियल डिक्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट विल नॉट डिसॉल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो, ठीक है। ऑलराइट, ओके, वी आर डन विद ऑल द 50 क्वेश्चंस ब्यूटीफुली। एंड मतलब कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं थे। द ओनली फैक्ट दैट वी नीड टू नो कि हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जो भी सिलेबस है आपका, आप उसे पहले लिखें एक पेज पे कि ये टॉपिक्स हैं और इन्हें मुझे इस सब्जेक्ट में तैयार करना है। फिर आप कोई भी सोर्स लें, ठीक है, चाहे आप लॉबीटा के नोट्स लें या आप कोई भी और मटेरियल यूज़ करें, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आप LLB की बुक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर उनसे अपने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि जो पेपर है ना पूरा फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। एक एक बारीकी के फैक्ट से सवाल आता है इसमें, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। नोट्स बनाएं, नोट्स बना लिए हैं या याद रखें, जिसको जिस तरीके से याद होती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं और सब होगा आपसे, सारे क्वेश्चंस होंगे। कई दफ़ा जनरली इंटरनेशनल लॉ में दिक्कत आती है कि हमने बहुत पढ़ा फिर भी नहीं क्लियर हुई, क्योंकि वो थोड़े से बियॉन्ड द लेवल जाके पूछते हैं, इंटरनेशनल बुक्स फलाना पूछते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि उसमें हम कहते हैं कि अरे इतना पढ़ा फिर भी नहीं हो पाया। पर मैं कहूँगी मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब जितने भी हमारे बैरक बेस्ड हैं उनमें तो डायरेक्ट रहते हैं। मतलब इफ़ यू नो द कंसेप्ट यू विल बी एबल टू आंसर दी एवरी क्वेश्चन डायरेक्टली, है ना, देयर इज नो डाउट। This is my personal understanding, right? So this was it for today's lecture, right? आपका कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, और कैसी लगी ये वीडियो वो भी मुझे बताना। हम लोगों ने अलग अलग वेराइट टॉपिक्स ऑफ मुस्लिम लॉ से क्वेश्चंस कवर किए। वी टच्ड बेसिकली द इंटायर सिलेबस ऑफ मुस्लिम लॉ, राइट फ्रॉम सोर्सेज टू स्कूल्स टू निकाह टू डावर टू तलाक टू कस्टडी, वक्फ, हिबा, इनहेरिटेंस, है ना, वी कवर्ड एवरी टॉपिक. So this was it. Thank you so much for watching till here. Have a good day and stay tuned with the channel for more such lectures and video sessions. Take care everyone. Bye bye.